जी नमस्कार। राम राम। आरिफ जी, धन्यवाद। सेन साहब नमस्कार। राकेश जी, जी राकेश जी, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? दीपक जी, जय बुंदेलखंड, नमस्कार। आप तो मुंबई में ही हैं। जी 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 जी, ज़रूर 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 शुरुआत करते हैं। तो भैया, बुंदेलखंड के सभी बहन भैयन को हमारी तरफ से राम राम पहुँचे। आज बड़ी खुशी को दिन है कि आज राखी को त्यौहार है। तो भाई, और साथ ही आज हमारे चिरगांव के दद्दा यानी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की 134वीं जयंती भी है। सो भैया, ऐसे मौके पे दद्दा को, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को नमन बंदन हुए। और हमारा तो खास लगाव है, कैसे हम हैं चिरगांव के, तो चिरगांव वालन के लाने तो बहुत खुशी को दिन है आज। और आज हम शुरुआत करते हैं। नारायण भैया, राम 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 राम। तो आज हम शुरू करते हैं दद्दा की उन पंक्तियों से जो अक्सर दद्दा किसी भी आयोजन में सबसे पहले बोलते थे। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला, स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन, भारतवर्ष है। बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं और दद्दा ने एक से एक काव्यों की रचना कर दी है। तो दोस्तों, आज इस बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज से हम उन सभी भाई बहनों का, सारे बुंदेलखंड के लोगों का और बुंदेलखंड फिल्म परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि भैया, हमें भी बहुत दिन हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए। और कोई भी आदमी होवे फिल्म इंडस्ट्री को, बाकी मन में एक लालसा रहेगी कि यार अपने गांव में काम करवे की। हमारी भी लालसा है कि भाई हम चिरगांव में जाएं, झांसी में आएँ, शूटिंग करें, दुनिया जहान में शूटिंग कर लें, लेकिन हमारा बहुत महत्व, हमें बहुत खुशी कबू ना हुई है। लेकिन जो खुशी हमें हुई है
कि भैया चिरगांव या झांसी अपने बुंदेलखंड में शूटिंग करवे की। 2 साल पहले हमें अच्छा मौका मिलो महोबा में शूटिंग करवे को, भाई मजा आ गओ। गांव वालन की आवा भगत अत्यंत मजेदार। काऊ के घर पे हम नाश्ता कर रहे तो काऊ के घर पे चाय पी रहे, बहुत अच्छा स्वागत हो। और बुंदेलखंड के लोगों की खास बात तो है ही यार कि कोई भी कहूँ से भी मेहमान आ जाए तो भैया बाकी स्वागत है में कोई कमी नहीं रन देंगे। बुधौलिया जी, जयराम जी की, जयराम जी की, झांसी के सुपरस्टार देवदत्त बुधौलिया और हमारे अजय साहू। तो भैया हमारी भी इच्छा है और आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो और एक दूसरे का साथ दो और बुंदेलखंड में एकदम हंगामा मचा दो। और जहाँ तक कि काम हो रहा है बुंदेलखंड में, खूब छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन थोड़ा सा तकनीकी जानकारी और हो जाए। और बाकी लाने हम सब लोग बम्बई में ऐसे ही बैठे हैं कि एक बार भैया तुम क्या तो दो कि आने हैं, और हम लोग तुरंत आपकी सेवा में सब लोग हाजिर हो जाएं। चाहे वे हमारे नारायण चौहान भाई साहब हो में, चाहे हमारे वर्मा जी हो में, सब लोग तैयार बैठे हैं। और बहुत लोग देखो, अबे हरीश पटेल भी बोल के गए हैं कि भैया जो हमसे बने सो करेंगे, लेकिन शुरुआत करो। तो भैया हमारी भी इच्छा है, एक बहुत बड़ी जर्नी कर डाली हमने तो शुरुआत करी थी चिरगांव की रामलीला से। हम तो भैया रामलीला के कलाकार थे और रामलीला में भी धीरे 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 चलत रहे, लेकिन अंदर से शौक तो है तो। और जो शौक को बीज कहाँ से बो है वह बहुत पुराना। जब एक बार हमने सुनी अखबारन में भी आई कि राजा भाई साहब की फिल्म की शूटिंग हो रही है टहरौली के पास बिजना में, और बिजना महाराज के घर पे शूटिंग हो रही है। तो भैया चिरगांव से तो नज़दीक है वो, सो हम लोग तो गए साइकिलन से, सवेरे से कड़ गए, साइकिलन से गए और पूरे गांव में भीड़ लगी थी। पूरा दिन ठाड़े रहे, लेकिन भैया दर्शन नहीं भय काऊ के। बस बाद दिन से मन में वो काट गौ कीड़ा। जिंदगी चलती रही, फिर कहा है धीरे धीरे रामलीला से थोड़ा सा हमारा झांसी आवो जाबो होगा। बा टाइम पे दैनिक जागरण के संपादक महोदय अरुण श्रीवास्तव मुन्ना जी एक फिल्म बना रहे थे, घुंघरू नाम की फिल्म। गए तो भाई उनकी शुरुआत है थी, हम लोग तो 12वीं में पढ़ते बा टाइम पे। तो भैया मिले जुले उनसे, कछू नहीं भो, फिर लौट के आए, फिर रामलीला। और रामलीला में हमारे चिरगांव की रामलीला और कोंच की रामलीला बाय एरिया में बहुत ही विस्तार से परफॉर्मेंस होती है। बा टाइम पे हमारे रामलीला के डायरेक्टर थे परम आदरणीय गंगा प्रसाद साहू जी, और उनके हमें तो बहुत सहयोग, सबसे ज़्यादा वो रामलीला में प्रमोट करने को सहयोग जात है वो चिरगांव के रमाशंकर खंताल जी को, जगदीश श्रीवास्तव जी को, धर्मेंद्र मास साहब को, हमारे बड़े भैया रविकांत कौशिक, रविंद्र कुरेले हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, अभी भी हैं। सुबह लोग आ गए, बोले चलो हम दुआएं बड़ो बड़ो पाठ। गए भी इनके संगे और बहुत एंजॉय के संगे हमने कई रामलीलाएं चिरगांव में खेली। तो क्या होता है कि मन में चाह होवे तो रास्ता निकल आओ, रास्ता निकली। अखबार में पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल में बहुत बड़े कलाकार हैं झांसी के, जिनका नाम है श्री मुकेश नारायण सक्सेना। भैया वो अखबार लाओ और सिर्फ एक पता हो तो कि मानिक चौक में धड़क पे रहते हैंगे कहूँ टकसाल पे
सो अखबार के भाई पता ही से ढूंढत 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 हम चिरगांव से 2-3 जने पहुंच गए। तो भैया कैसे उनके घर पे पहुंच गए, मुलाकात भाई, और हमने तो इनके भैया चरण पकड़ लिए मुकेश जी के। और फिर कहा है, फिर हमारे सब लोगों के सबसे पहले गुरु भाई हैं मुकेश जी ने बिल्कुल हमें बिल्कुल एकदम ऐसी रास्ता दिखाई कि दिल्ली आ जाओ। और दिल्ली में उनने हाथ पकड़ के हमें सब जगह घुमाओ कि देखो जो तुम लोग करत होगे वो थिएटर नहीं है, वो रंगमंच नहीं है, जो देखो तो बड़े बड़े श्री राम सेंटर में गए, भारतीय कला केंद्र में गए, LTG थिएटर में गए, जगह जगह उनने दिखाओ। और वही टाइम पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर भी हमें ले गए, बोले देखो ऐसे लोग पढ़ते हैं नाटक की पढ़ाई, ऐसे लोग परफॉर्मेंस करते हैं। तो हमारे तो भाई साहब समझ में आ गई कि हम लोग जो कर रहे हैं वो नहीं, असली चीज़ तो यहाँ है। तो भैया हम तो उनके पांव पकड़ के रह गए, और बिन्ने भी हमें अपने छोटे भाई की तरह मानो, और हमें उंगली पकड़ा के पूरी दिल्ली घुमाई और रंगमंच की शिक्षा दी। और उन्हीं की बदौलत हमारे श्री राम सेंटर में एडमिशन भी होगा। सो भैया 1 साल को कोर्स कर लो हमने श्री राम सेंटर में। लेकिन हमारे ऊपर, हमारे सर पे सबसे बड़ो हाथ है तो भैया झांसी के ही हैं, इस समय दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टर हैं मुकेश सक्सेना जी, जिन्हें मुकेश बच्चन के नाम से भी जानत हैं। तो हमारे सर पे बिना ऐसो हाथ रखो और अपने घर पे रखो। तो भैया श्री राम सेंटर से 1 साल की ट्रेनिंग लेके आए, फिर कही कि क्या करें, तो बोले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को फार्म भरो और भारतीय हिंदू नाटक अकेडमी लखनऊ को फार्म भरो, 2 ही जगहों को भर दो, और जी में हो जाए तो आगे की ट्रेनिंग करो। तो भैया उन्हीं के गाइडेंस में हमने 2 ही जगह के फार्म भर दे। इत्तेफाक से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमारा एडमिशन नहीं भाव, लेकिन नंबर आ गओ, वहाँ इंटरव्यू दो लखनऊ में, तो वहाँ तो नंबर आ गओ। तो भैया दिल्ली से उठे तो सीधे 2 साल के लाने लखनऊ चले गए, और वहाँ से ट्रेनिंग कर रही थी मैं। तो वहाँ हमें जाके पता चलो कि यार ट्रेनिंग क्या होती है। यानी हम लोग सवेरे 5 बजे उठ जाते थे, हॉस्टल में तैयारी हुई और हम लोग 6 बजे पहुँच गए योगा की क्लास। और योगा की क्लास से फिर सारी क्लासें दिन भर, फिर लौट के आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, फिर दिन भर क्लास चल रही है सवेरे से शाम तक, और रात 8 बजे तक क्लास चल रही। और 8 बजे के बाद फिर दिमाग में वही नाटक घूम, जो भी है जिंदगी है नाटक है। तो भैया ट्रेनिंग लेने के बाद फिर दिल्ली पहुंचे, तो भाई भटकते रहे। इसमें हमारे घर वालों का, हमारे माता पिता, हमारे बहुत से रिश्तेदारों का काफ़ी सहयोग रहा। और वहाँ पहुँचते ही, दिल्ली पहुँचते ही, फिर हमारे जो बड़े भाई हैं, गुरु हैं मुकेश सक्सेना जी, उन्होंने फिर बोला देखो एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, गीत एवं नाटक प्रभाग है भारत सरकार का, तो उसमें जगह निकली है, भर दो। तो भाई उसमें भी भर दिया। ऑडिशन हुआ, बड़ा ज़बरदस्त ऑडिशन हुआ, हज़ारों लोग आते हैं ऑल इंडिया से। और वहाँ भी देखिए इत्तेफाक से हमारा B ग्रेड आर्टिस्ट में सिलेक्शन होगा तो भैया वहाँ नौकरी करने लगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब हमारा सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में सिलेक्शन हो गया, वहाँ रिहर्सलें हुई और पहला टूर लगा, तो हमारा झांसी को लगो। गवाह हैं, बहुत से लोग गवाह हैं, हमारे पुलिया नंबर 9 के बहुत से यार दोस्त, हमारे सुंदर भाई उस समय आया करते थे, अभिलाषा दीदी भी आती थी, एक वर्कशॉप कर रहे थे सुरेंद्र प्रसाद जी, उसमें अभिलाषा दीदी भी आती थी, और बहुत से लोग आते थे। तो 15 दिन के लिए हम लोग झांसी आए। ऐसे चलता रहा, फिर नौकरी करते रहे। अचानक से जो भी हुआ मन में लगा कि नहीं, एक सीरियल
मैं असिस्ट करने का मौका आया दिल्ली में श्री राजन कुमार जी को। तो हमारे सीनियर हैं एक प्रदीप गुप्ता जी, वो बोले क्या करोगे, इतना लंबी छुट्टी तो तुमको मिलेगी नहीं। तो साहब सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न से रिजाइन करके वो सीरियल ज्वाइन कर लिया। रिस्क तो बहुत बड़ी ले ली थी, और आज भी कोई मलाल नहीं है। और साहब सीरियल की तैयारी होने लगी। हमको तो लास्ट में पता चला कि अरे भैया सीरियल की शूटिंग करवे जाने हैं तो ओरछा जाने हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि जब हमने सरकारी नौकरी करी तो पहलो टूर हमारा झांसी को लगो, और जब हमने टीवी सीरियल में पहलो कदम रखो, लास्ट असिस्टेंट थे, सो पहली बार शूटिंग करवे भी झांसी आने पड़ो। तो राम राजा सरकार के दरबार में हाजिरी लगाई और हम लोग 1 महीना बड़े एंजॉय के साथ शूटिंग हुई। झांसी के बहुत लोग थे उसी समय। ये हमारे आरिफ सैडोली जी, हमारे छोटे भाई, उसी समय इनके पिताजी को तो हम जानते थे, तो इनको भी ले आए हम घर से। हमने कि चलो भाई शूटिंग हो रही है। तो पहली बार आरिफ जी ने एकलव्य की शूटिंग की, फिर धीरे धीरे चलता रहा। शूटिंग खत्म हुई, पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, मध्य प्रदेश सरकार का वो प्रोजेक्ट था। फिर देखा कि क्या करें, बेरोजगार हो गए थे और हम लोगों को आता कुछ नहीं है। रंगमंच के लोग हैं, कलाकार लोग हैं, सिर्फ कलाकारी आती है। सो भैया दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में है साहित्य कला परिषद, तो वहाँ रंगमंडल में वैकेंसी निकली। तो भैया वहाँ भी पहुँच गए। तो लंबा सफ़र वहाँ तय किया। बड़े बड़े डायरेक्टर, रंगमंच के बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम कर लिया। 3-4 साल तक हो गया काम। तो हमारे एक मित्र बोले यार बहुत हो गया थिएटर, चलो मुंबई चलते हैं। तो भैया ऐसे ही प्लान करते करते निकल पड़े मुंबई के लिए। मुंबई पहुंच गए भैया, माया नगरी। 10-15 दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, जाना कहाँ है, कैसे संघर्ष करना है। और उस समय ज़्यादा टीवी चैनल चलते नहीं थे, बहुत कम। दूरदर्शन चलता था, जी का चलता था, उसके बाद स्टार आया। तो भैया संघर्ष करते करते हमारे एक शुभचिंतक हैं, बड़े भाई हैं, प्रियदर्शन पाठक, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे मित्र हैं रंजन कुमार सिंह, वो उस समय दूरदर्शन का सीरियल कर रहे थे जय हनुमान। से भैया मिलवावे ले गए। संजय खान जी का प्रोडक्शन हाउस था, तो वहाँ ले गए। हमने कि यार अजनबी, सब कुछ पूरा सेटअप अजनबी, किसी को जानते नहीं। हमने कि चलो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत के लिए जैसे ही हम लोग, इसकी शूटिंग होती थी गुजरात, तो गुजरात जाना था। तो भैया शाम को ट्रेन पकड़नी थी, तो हमको स्टेशन पे बताया गया कि ये मिलेंगे। फ़ोन का ज़माना था नहीं उस समय। तो ढूंढते ढांढते एक लड़का मिल गया जान पहचान का कि भाई उमरगांव जा रहे हो? हाँ उमरगांव, ये भी जा रहे हैं। तो एक भारी भरकम व्यक्तित्व वाले आदमी आए, बोले इधर आओ। बोले उमरगांव जा रहे हो? हमने कहा हाँ। कहाँ के हो? तो हमने कहा कि झांसी के हैं। बोले अरे तुम झांसी के हो? अरे हम भी झांसी के हैं। तो भैया स्टेशन पे दद्दा गोपाल वर्मा जी से मुलाकात हो गई। तो पहला शेड्यूल हमारा 3 महीना को, लेकिन उस शेड्यूल में दादा गोपाल जी ने हमारा बहुत मदद करी। अजनबी शहर में, अजनबी सब कुछ, और वहाँ से पहले हमने कभी शूटिंग देखी नहीं थी। तो एक एक चीज़, दादा तो कम से कम 10 साल पहले भी आ गए थे। तो गोपाल दादा ने हमको ट्रेंड किया, और गोपाल दादा ने एक एक चीज़ें बताई, और इत्तेफाक से हम और गोपाल दादा एक ही रूम में रहते थे। और हम लोग करीबन 1 साल रहे। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और
हमारे जो डायरेक्टर साहब, उनका भी नाम रंजन है, रंजन कुमार सिंह, जो आजकल अभी नागिन 1, 2, 3, 4 उनका चल रहा है सुपरहिट शो, उनके सानिध्य में हमने 4-5 साल असिस्ट किया। और उनके आशीर्वाद से हम जब पहली बार ज्वाइन किए संजय खान प्रोडक्शन हाउस, तो हम क्लैप देते थे। और दादा हमारे गोपाल जी चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिर दादा एक्टिंग करने लगे और भी काम आ गए दादा के पास। तो धीरे धीरे हम रंजन जी के लास्ट असिस्टेंट से पहले असिस्टेंट बन गए जब वो भोजपुरी फिल्म करने गए। सफ़र चलता रहा। उसके बाद जिन्होंने हमें दिल्ली से मुंबई बुलाया, हमारे मित्र जो कि बिहार के हैं, अंजनी कुमार, उस समय प्रकाश झा को असिस्ट कर रहे थे। प्रकाश झा के बाद महेश मांजरेकर जी को असिस्ट करने लगे। उन्हीं ने हमको दिल्ली से मुंबई बुलाया। तो धीरे धीरे जब अंजनी कुमार जी डायरेक्टर बने, तो हमने कहा भाई एक ही घर में रहते हैं तो हम आपको असिस्ट करेंगे। तो साहब हम अंजनी जी के चीफ असिस्टेंट से एसोसिएट बन गए। और फिर उंगली पकड़ा के हमें अंजनी जी ने बहुत सिखाया। बड़े बड़े सीरियल कर रहे थे उनके साथ, फिल्में भी बहुत की हमने अंजनी जी के साथ। काफ़ी समय हो गया असिस्ट करते करते। तो वो अक्सर बोलते थे कि रंजन जल्दी से डायरेक्टर बनो। पारसमणि जी नमस्कार भैया। तो हम बोलते थे यार हमको बड़ा डर लगता था कि यार डायरेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, हम कैसे करें। आप एसोसिएट थे, ठीक है, चीज़ें सब समझते थे, थोड़ा हेजिटेशन था तो हमारे अंदर। तो एक दिन बड़ा सा सीन शाम को बोले यार रंजन, हमारे पिताजी आ रहे तो हम एयरपोर्ट जा रहे, लेवे पटना से आ रहे, तुम ये सीन कर डालियो, तब तक हम आ जाएं, 1 आध घंटा में आ जाएं। भैया हमने कही चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। और इतना कठिन सीन कि उसमें डबल रोल था। अंजनी जी हमें पकड़ा के चले गए। भैया 1 घंटा में तो लौटे नहीं, भैया आए 3 घंटा बाद, अपने पिताजी को घर छोड़े आए, उसके बाद आए, देखा हम फंसे पड़े हैं। उसके बाद कोई बात नहीं, आए तब तक पैकअप हुआ। जब एडिटिंग में उन्होंने देखा कि अरे वाह बहुत अच्छा सीन हुआ, तो फिर उन्होंने छुट्टा छोड़ दिया। फिर उनकी आदत हो गई थी कि मास्टर सीन लगाया, रंजन जाओ कटिंग कर लो सीन की। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हो गई। राज पेंटर नमस्कार भैया नमस्कार। और वहाँ से शुरुआत हो गई। और 2009 से फिर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन शुरू कर दिया। और भैया आप लोगों के दया आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से बस सपरिवार मुंबई में रह रहे हैं। और जहाँ तक संघर्ष की बात है, तो एक कलाकार के साथ संघर्ष तो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, वही उसमें वो नहीं है। आज काम है, कल नहीं है, परसों और बड़ा काम आ जाएगा, नरसों नहीं है तो फिर और बड़ा काम आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से हमारी जर्नी चलती रही। लेकिन मन में वही था यार बुंदेलखंड में एक सशक्त सिनेमा कैसे शुरू करें। तो वो ऐसे ही बातचीत चलती रही। अरे मुंबई में थे तब भी हम लोगों की चर्चा होती थी। हम जब चिरगांव आते थे तो झांसी आते थे, सुंदर से भी मिलते थे, अजय साहू से भी मिलते थे। और एक हमारा ग्रुप है बहुत पुराना, पुलिया नंबर 9 में, एक से एक दिग्गज कलाकार हैं भैया, जिनके साथ हमने शुरुआत की थी रंगमंच की। चिरगांव से जब उठ के आए तो हम चिरगांव से रिहर्सल करने के लिए पुलिया नंबर 9 में आते थे और रात में ट्रेन पकड़ते थे, फिर चिरगांव जाते थे, फिर दूसरे दिन फिर रिहर्सल करने आते थे। और पुलिया नंबर के सारे कलाकारों ने नेशनल लेवल पे झंडा एक समय पे गाड़ दिया था। जिस ड्रामा फेस्टिवल में आते थे और सारे अवार्ड बोरा में भर भर के लाते थे भैया। 2 टीमें थीं, एक झांसी और एक छत्तीसगढ़ में बस्तर की।
तो दोनों टीमें जहाँ पहुँच जाती थी तो पहले से ही लोग हिम्मत हार जाते थे कि भैया जे लोग झांसी वाले और छत्तीसगढ़ वाले आ गए सो जय ले जाएं, और सही में बोरा भर भर के हम लोग अवार्ड लेके आते थे। तो उन लोगों को भी हम बोलते रहते थे कि नहीं यार कुछ करो, बेहतर करो। लॉकडाउन के समय भी हमने फेसबुक पे बोला था कि भैया हम फुर्सत हैं जब तक लॉकडाउन है, निःशुल्क ऑनलाइन हमारे पास बढ़िया इंटरनेट है, निःशुल्क सेवा है। बुंदेलखंड के किसी भी कोने में कोई भी आदमी डे नाइट हमको खबर करे कि भैया हम यहाँ करना है काम, ऐसे करना है, या हम शूटिंग कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम बैठ के यहाँ से सॉल्व करें, और सारे लोग तैयार हैं। जैसे कि नारायण चौहान साहब ने बहुत अच्छा सेटअप एडिटिंग का है, डबिंग का है, सब कुछ डाल लिया है उन्होंने, और बुंदेलखंड के लोगों के लिए मदद करने के लिए सब लोग खड़े हैं। बस हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है अपने शहर में, और वैसे भी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं बुंदेलखंड वाले। हमने देखा छत्तीसगढ़ सिनेमा आज से 30 साल पहले शुरू हो गया, और वहाँ के जो सुपरस्टार हैं अनुज शर्मा हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब हम असिस्टेंट थे तब वो सीरियल के लिए यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, और उस समय उनकी फिल्म मोर छैया भुइया रिलीज हो चुकी थी। तो भैया वहाँ अनुज शर्मा को पद्मश्री भी मिल गया है, अब सोचिए। और आज भी हमने भी महुआ चैनल जब रीलॉन्च हो रहा था तो उसके लिए हम एक सीरियल बनाने गए रायपुर, और छत्तीसगढ़ के लोगों का प्यार बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ एक से एक टेक्नीशियन है, और बहुत सस्ते में टेक्नीशियन मिलता है, और उन लोगों को अभी भी इतनी फिल्में बनती हैं और बड़े बड़े सिनेमा हॉल में चलती हैं उनकी फिल्में। आज भी कुछ नहीं है, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से छोटा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। सबकी रोजी रोटी भी चल रही है उससे, सिनेमा से जुड़े लोगों की, और सिनेमा चल रहा है। बस क्या है, वहाँ इच्छा शक्ति है कि नहीं बनाना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही लोग उसमें काम कर रहे हैं, वहाँ का एक झारखंड के कैमरामैन हैं, बहुत से हैं। इधर जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में एडिटर है श्रीमंत बारिक, वो भी हमारे छोटे भाई जैसा है। उसका बहुत बड़ा स्टूडियो है, कटक स्टूडियो का नाम से। वो कटक का है, उड़ीसा का है, लेकिन घुल मिल गए हैं। तो ऐसे लोग मिलते गए, वहाँ मिलते गए, टीम बनती गई, और बहुत अच्छे स्तर पे छत्तीसगढ़ में सिनेमा होता है। प्यार मोहब्बत से काम इतना होता है कि हम तो 1 महीना शूटिंग की, जिसमें हमने कम से कम 15 एपिसोड शूट किए थे वहाँ पे। अपराधी कौन एक सीरियल था, महुआ पे रीलॉन्च हुआ था। तो कमाल, हमको बड़ा मदद मिली, और आज भी हमारा बहुत अच्छा लगाव है वहाँ के लोगों से। क्योंकि इसलिए लगाव है कि हम छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर, बोलते तो हैं नक्सलाइट का, लेकिन उस एरिया में हम बहुत लंबा समय तक रहे, रंगमंच के लोगों को प्रशिक्षण देते रहे। 1995 से कम 10 साल तक वहाँ हम जाते रहे। बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर प्रशिक्षण दिया, और वहाँ बहुत से कलाकार हैं। और वो ऐसा नहीं है, एक लोगों की शिकायत रहती है बुंदेलखंड की कि भाई झांसी की लैंग्वेज थोड़ा सा बुंदेली अलग है, कि झांसी से मऊरानीपुर चले जाओ तो बिल्कुल अलग है, बांदा चले जाओ तो अलग है, जालौन चले गए तो फिर अलग है, ललितपुर आ गए तो अलग है, छतरपुर थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। कोई बात नहीं भैया, आपको हम बताएं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे चल रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर बिहार में 5 लैंग्वेज हैं। वहाँ भोजपुरी के साथ जो पटना के एरिया में है वो मगध का एरिया है, मगधी बोली जाती है। जो नेपाल बॉर्डर जहाँ सीता जी का मायका है वहाँ मैथिली बोली जाती है। एक एरिया है वहाँ पे अंगिका बोली जाती है, दूसरा एरिया है वहाँ पे बज्जिका बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में भी चले जाइए, छत्तीसगढ़ नहीं, ये झारखंड में, अब वहाँ भी भोजपुरी ही चलती है, लेकिन झारखंड की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। वहाँ कोरठा बोली जाती है, नागपुरी बोली जाती है, संथाली बोली जाती है। वहाँ भी 5-6 लैंग्वेज हैं, लेकिन बाहुल्य भोजपुरी सिनेमा ही चलता है। क्यों चलता है? थोड़ा सा उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया।
वहाँ के टिपिकल शब्दों को छोड़ के आसान शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अंगिका के लोग भी समझ लें, बज्जिका के भी समझ लें, मैथिली के समझ लें, मगधी के समझ लें, या फिर कोरठा वाले हैं झारखंड के वो भी समझ लें, नागपुरी है वो भी समझ लें। तो ऐसे कॉमन शब्द की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। कॉमन शब्द जो टिपिकल शब्द है उनको छोड़ दिया गया। तो नमस्ते मंजरी जी, प्रणाम, चरण स्पर्श। दिनेश जी नमस्कार। ये हमारे जो गोपाल दादा हैं उनकी पत्नी हैं मंजरी जी। तो वहाँ लोगों ने एक कॉमन लैंग्वेज चुन ली आसान शब्दों में। ऐसा हम भी कर सकते हैं कि बुंदेली बोलें, टोन बैकड्रॉप हम बुंदेली रखें, लेकिन वो टिपिकल शब्द छोड़ दें। जो आसान शब्द हैं वो हर लैंग्वेज का, चाहे हमारा वो जालौन का हो, चाहे हमारा भाई झांसी का हो, मऊरानीपुर के हों, बांदा के हों, या फिर इधर महोबा के हों, छतरपुर के हों, मेहरौनी के हों, टीकमगढ़ के हों, सब लोग आसानी से समझ लें। तो हमको एक रास्ता निकालना पड़ेगा, और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, रास्ता निकलेगा। हम लोग चाहेंगे तो रास्ता निकलेगा। तो भैया बस थोड़ा सा इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। देखिए पिछले साल ये बुंदेलखंड साहित्य उत्सव महोत्सव की शुरुआत हो ही गई ना। पूरे देश में अपने अपने कल्चर को लेके अवेयरनेस चल रहा है। तो हमारा जो है तो उनने इस महोत्सव की शुरुआत कर दी। तो मेरी विनती है, निवेदन है कि भाई शुरुआत कर दो। और एक तरह से शुरुआत हो गई है। भैया आरिफ ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है और बहुत मेहनत कर रहा है इस समय। बहुत खुशी की बात है। और बस क्या है, एक चैन बनाने की ज़रूरत है। एक तरफ से एक आदमी आओ, आरिफ भाई का हाथ पकड़ो, दूसरी तरफ से दूसरा आदमी आरिफ हाथ पकड़ो, ऐसे सब लोग मिलते जाओ। और हम लोग मुंबई में बिल्कुल ये कहते हैं ना कि बहराने बैठे हैंगे कि भैया कब बुलाओ, बोल दो, और हम लोग बिल्कुल पकड़ी ट्रेन और आ गए। हर टेक्निकल मदद आजकल क्या है, डिजिटल, सबको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुंबई आइए। आप अपने शहर में डिजिटल मीडिया के आने से बहुत बड़ी आसानी हो गई है। आप अपने शहर में वेब सीरीज बनाइए, यूट्यूब के लिए बनाइए, OTT के लिए बनाइए। जैसे नारायण भैया ने एक OTT प्लेटफॉर्म निकाल दिया है अपना। क्या है, पैसा कहाँ से आएगा? नारायण भैया के OTT प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे अपनी फिल्में रिलीज, उससे जो भी पैसा आएगा भैया आगे की दूसरी फिल्म बनाएंगे। ज़्यादा होगा शुरुआत में, नो लॉस नो प्रॉफिट में ही तो जाएगा। लेकिन एक बार शुरुआत करने की ज़रूरत है, और वो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। पीछे से हम लोग खड़े हुए हैं। अजय साहू जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, बहुत अच्छी। अब उनकी टीम काम कर ही रही है। बुधौलिया ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम बुधौलिया जी से भी कहेंगे कि भैया एकदम कमर कस लो, कोरोना ख़त्म होते ही एकदम शुरू करो। और बाकी बहुत से हमारे झांसी में सीनियर आर्टिस्ट भी हैं जिनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन भाई उनसे भी निवेदन है कि सब लोग सामने आएँ। पचौरी जी, संजय जी, सब लोग सामने आएँ और बिल्कुल शुरुआत करें। शुरुआत करेंगे तो हो ही जाएगी, और शुरुआत हो ही चुकी है। बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक अभिनय की प्रशिक्षण को लेकर है, बहुत सी चीज़ें अभी मुझे जैसे ही खबर मिलती है कि भैया फलाने ने बनाई, अच्छा मोहनलाल सुमन ने बनाई है फिल्म, मैं तुरंत ढूंढता हूँ, देखता हूँ। वो विजय तिवारी जी हैं, उन्होंने बनाई फिल्म, तुरंत मैं देखता हूँ। तो जिसने भी मुझे खबर की तुरंत उनकी फिल्में देखता हूँ। उरई में भी एक है मिस्टर आर्या, उनकी भी फिल्म देखी हो, मैंने तुरंत बताया। मैं आपको डिमोलाइज किसी को नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा और कर देते इसमें। ठीक है, आर्थिक तंगी में हम काम शुरू करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी में भी थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पे आप फंस रहे हैं
तो आप तुरंत फ़ोन घुमा दीजिए किसी को भी, वो आपकी मदद करेगा। जैसे कि अभिनय को लेकर है, तो आपके झांसी में ही रहते हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, ग्वालियर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ड्रामा हैं वो, और बुंदेली विधा के ऊपर स्वांग के ऊपर ने पीएचडी की है, और बहुत अच्छा, मैंने उनके नाटक देखे हैं, अद्भुत नाटक हैं उनके। तो आप लोग कभी भी, वो थिएटर के आदमी हैं, डॉक्टर हिमांशु थिएटर के आदमी हैं, और थिएटर का आदमी कभी आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। आप रात को 1 बजे भी अगर आप उनको, थिएटर के आदमी को जगा के बोलेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो भैया वो आपको जवाब देगा। ये नहीं बोलेगा कि तो हमारे पास ट्यूशन आओ। 2 ही विधा बची हैं गुरु शिष्य परंपरा की, एक ड्रामा और एक डांस। तो आप जिसको भी गुरु बनाएंगे उसकी पूरी जिंदगी जिम्मेदारी रहती है कि मेरा शागिर्द को कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल हम हमेशा उसके लिए तैयार रहें। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार भैया, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, और भी चीज़ें हैं, खोज करना है। बुंदेलखंड में इतना रिच है, बुंदेलखंड इतना रिच है कि कोई सीमा नहीं है उसकी। और उसके लिए आपको लोकेशन, एक से एक लोकेशन बुंदेलखंड में है, एक से एक सब्जेक्ट बुंदेलखंड के अंदर है, बस उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर चित्रगुप्त जी हैं, पकड़ लो उनको कि भैया बताओ क्या क्या सब्जेक्ट है। एक से एक सब्जेक्ट के ऊपर उस आदमी ने काम करके रखा हुआ। मैं 1-1.5 साल से तो उनको सुन रहा हूँ। एक से एक सब्जेक्ट के ऊपर उसने काम कर रखा है, और एक से एक लोकेशन दिखाई उन्होंने मुझे। तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। जैसे रामलीला के क्षेत्र में कोंच का नाम तो था ही, बहुत अच्छा ये फिल्म फेस्टिवल ये पारसमणि अग्रवाल जी ने किया, पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़े हैं। और हमारे जो शुरुआत में, क्षमा चाहता हूँ नाम लेना भूल गया मैं, राजा भाई साहब और राम भाई साहब वहाँ बैठे हुए, आप तो वहाँ पहुँच चुके हैं भाई साहब। मैं होता वहाँ तो मैं राजा भाई साहब के, राम भाई साहब के चरण पकड़ के बैठ गया होता अब तक कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे बताओ कैसे किया जाता है काम। और वो बताएं, पिछले में राम भाई ने बिल्कुल सबको आश्वासन भी दिया कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम सब लोग काम करेंगे। बस अब थोड़ा सा यही है, आप लोगों से विनती है मेरी कि आप ओरछा तक चले जाओ और राजा भाई साहब और राम भाई के पैर पकड़ के बैठ जाओ, और कुछ नहीं करना है। फिर देखिए आप, जो आदमी सोचता होगा कि 6 महीने का काम 3 महीने में होके रहेगा, राजा भाई साहब की एक से एक जगह पे पहुंच है। वो हर स्टेज पे सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं। भैया कोंच तक पहुंचो, ओरछा तक पहुंचो तो हैं, जहां भी है पकड़ लो, राजा भाई साहब को पकड़ लो, राम भाई साहब को पकड़ लो। हाँ, राइटिंग के मामले में है, डायरेक्शन के मामले में है, राम भाई साहब को पकड़ लो। गली चलते ही पकड़ लोगे कि भाई साहब 10 मिनट हमको दे दो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्क्रीन प्ले हमको कैसे लिखना है, ये शॉर्ट डिवीजन हमें कैसे करना है। मैं अक्सर देखता हूँ शॉर्ट फिल्में बनती हैं, मास्टर टू मास्टर कटिंग हो जाती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही आदमी सीखता है। तो भैया आप लोगों से निवेदन है कि बस इतनी चीज़ें देखो है। और मुकेश सक्सेना साहब भी झांसी में हैं, हिमांशु भाई भी झांसी में हैं, चित्रगुप्त जी झांसी में हैं, इधर ओरछा में राम भाई साहब हैं, राजा भाई साहब हैं। पकड़ लो इनको और तब तक पाँव नहीं छोड़ो जब तक एक प्रोजेक्ट ना तैयार हो जाए। फिर देखिए आपकी, मेरा वादा है कि बहुत ही जल्दी बुंदेलखंड नेशनल इंस्टीट्यूट में आ जाएगा, बहुत आगे जाएगा। एक से एक सब्जेक्ट हमारा पड़ा हुआ है, बस आपको ज़रूरत है। इधर छतरपुर में बहुत काम हो रहा है, टीकमगढ़ में एक से एक काम हो रहा है, संजय बाबू कर रहे हैं, और ये गीतिका जी कर रही हैं। हर क्षेत्र साहित्य को लेकर भी एक से एक साहित्य को लेकर गीतिका जी कर रही हैं टीकमगढ़ में, संजय श्रीवास्तव कर रहे हैं टीकमगढ़ में, अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। सब लोग क्या
करना है भाई, सबसे संपर्क रखो। टीकमगढ़ में कौन सी लोकेशन है, तालबेहट में एक से एक लोकेशन है भाई। वो दीपक कुशाल को पकड़ लो भाई, दीपक बताओ तालबेहट में कैसी कैसी एक से एक लोकेशन पड़ी हुई है। नारायण भैया ने उधर खूब शूटिंग करी है, तालबेहट में भी की है, छतरपुर में भी की है। हमने उनकी फिल्म देखी है सारी, जो अभी रिलीज नहीं हुई है, कांजी हाउस। एक से एक लोकेशन, हम तो दंग रह गए कि भैया बुंदेलखंड में ऐसी ऐसी हवेली हैं जिनके लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग तरसते हैं कि भैया ऐसी अगर ऐतिहासिक हवेली मिल जाए और अच्छी स्थिति में है, बिल्कुल इनवाइट कीजिए, अपना प्रोफाइल बनाइए, छोटी छोटी फ्री की वेबसाइट हैं, ब्लॉगर पे बनाइए और लोकेशन डाल दीजिए, आइए साहब बुंदेलखंड में आइए, हम बताते हैं कि ये लोकेशन है। तो वहाँ यहाँ का सिनेमा भी वहाँ शूटिंग करने के लिए आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल देवदत्त बाबू, पैसा बहुत है झांसी में, बिल्कुल फ्री में एक्टिंग। आपसे मैंने 3 महीने पहले भी बोला था कि मैं ऑनलाइन एक्टिंग सिखाऊंगा, आप उधर इंतज़ाम कर लीजिए, मैं इधर इंतज़ाम कर लेता हूँ जूम पे। उस समय ये गूगल मीट नहीं आया, तब मैंने आपसे कहा था कि जूम आधे घंटे का फ्री देता है, फ्री में फिर आधे घंटे बाद लॉक कर लो। मैं फुर्सत बैठा हूँ, कोई बात नहीं दोस्त। झांसी में बहुत पैसा है भाई साहब। हम लोगों ने थिएटर जब हम करते थे तो मांग मांग के ही थिएटर करते थे। भैया 200 रुपया तुम दे दो, 100 रुपया हम दे दो, उसी में से हम लोग जाते थे ड्रामा फेस्टिवल में। तो आएगा दोस्त। और ये आपको देवदत्त जी ये सोच के चलना होगा कि हमको रोजी कमानी है इसी से। और जिस दिन आप सोच लेंगे कि बुंदेलखंड में फिल्म उद्योग से ही हमको रोजी रोटी कमानी है, तो आप कमा लेंगे। जिद करना है। जैसे कि हरीश ने बहुत अच्छी बात कही थी, सिनेमेटोग्राफर ने बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, कि जिद कर लो। ठीक है, संघर्ष तो हर क्षेत्र में रहता है, और कलाकार को क्या है, उसका तो जिंदगी है। और दोस्त ऐसा मेरा तो अपना मानना है कि लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करो कि मरने के बाद भी कोई ना कहे कि ये आदमी मरा है। विक्रम बाबू नमस्कार नमस्कार। तो कोई ये ना कहे। मेरे भी दिमाग में यही आया कि यार हर आदमी पैदा होता है, और भगवान बताता भी है कि बेटा तुम इस काम के लिए गए हो, ये काम करो, और करना चाहिए। देवदत्त आपको भगवान ने भेजा है अभिनय करने के लिए, बेहतर अभिनय करने के लिए, और बुंदेलखंड में अभिनय करने के लिए। तो भैया एक्टर भूखा रहता है, लेकिन जब परफॉर्म करता है तो उसके चेहरे पे भूख नहीं होती है दोस्त। क्योंकि हम लोगों का जन्म इसीलिए हुआ है, दूसरों के लिए हुआ है। कलाकार का जन्म अपने लिए नहीं होता है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी, ये सब मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, और ये कभी मरेंगे नहीं। आज हम लोग कितने प्यार से दद्दा की 134वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दद्दा नहीं, मैं कभी जीवन पर्यंत मेरे हाथ से कभी मैं दद्दा को, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को स्वर्गीय लिखता ही नहीं हूं, क्योंकि वो हैं, हर रूप में हमारे साथ हैं। तो भैया बस यही है, थोड़ा सा चेष्टा करो। संतोष राठौर जी देखिए, इन्हें तो हम भूल ही गए थे। आपके पास एक से एक सिंगर संतोष राठौर जी हैं, मुंबई में उनका स्टूडियो है, उरई में भी इंस्टीट्यूट चला रहे थे। आप संतोष जी को बोलिए कि भैया तुम रिकॉर्डिंग का सामान उठा के लाओ। और झांसी में भी बहुत सी रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं, बहुत सस्ता काम होता है, शुरुआत कर दीजिए। संतोष से बोलिए कि आजा भैया, काम करते हैं, झांसी में काम करते हैं, ओरछा में, महोबा में काम करना है, उरई में काम करना है, तो सब लोग मदद करेंगे। और हमारी भी ऐसा नहीं है कि हमारी भी आजकल बहुत से लोग मदद करते हैं, और हमेशा लोग मदद वाले मिलते हैं, गॉड फादर मिलते रहेंगे दोस्त। सिर्फ आप मन से ढूंढिए। तो जब आप एक पत्थर में भगवान देख लेते हैं ना, तो फिर इंसान में एक गुरु ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। और क्यों नहीं मिलेगा, बस कोशिश तो करके देखिए, मिलेगा। तो भैया थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है। हाँ, यही चीज़ बुंदेलखंड की
हम तो बुंदेलखंड में पले बड़े हैं। हमारी शुरुआत ही, हमें बचपन से ही लगाव था ऐसी कलाओं से। हमारे पिताजी ही बोले, हमारे पिताजी वेटनरी डॉक्टर थे, उनकी भी इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने। साइंस की पढ़ाई की, इंटरमीडिएट में गए, बायोलॉजी से इंटरमीडिएट कर लिया। तब तक कीड़ा काट गया था कि नहीं थिएटर करना है। तो भाई थोड़ा सा पिताजी को भी हमने भी धोखा दिया, गए और ले लिया एडमिशन विपिन बिहारी की जगह बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में। साथ में हमने रखा कि मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी और फिलॉसफी है। पिताजी बोले यार हम तो सोच रहे थे कि तुम डॉक्टर बनो यार, तुम क्या सब। तुमने कि डॉक्टर बन जाएंगे, वो मनोवैज्ञानिक भी तो डॉक्टर होते हैं। तब तक हमारा थिएटर अच्छी तरह से शुरू हो चुका था। ग्रेजुएशन करते करते हम भी भाग गए थे दिल्ली, और जहाँ चाय होती है वहाँ राय निकल आती है। दद्दा मुकेश सक्सेना जी मिल गए बस, और उनका हाथ पकड़े पकड़े हम चले गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए, एक से एक नौकरी भी कर ली। उनका आशीर्वाद हमारे हमेशा साथ रहा है। तो बिल्कुल होगा। मैं दूसरे सब्जेक्ट पे भी आता हूँ कि हमको बहुत सी बुंदेलखंड को लेकर हम भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कई कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाते रहते हैं, वहाँ बोलते हैं भाई आप कहाँ से हो, बुंदेलखंड से हो। तो हमको एक आदमी बोला मॉरिशस से, बोले देखिए हम लोग बिहारी हैं और मॉरिशस में पले बड़े हैं, लेकिन हमने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी हैं। आज भी हम वहाँ भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी गाते हैं। आपके बुंदेलखंड को भी मैंने पढ़ा है, बहुत 11वीं शताब्दी से मैंने पढ़ा है। और 11वीं शताब्दी में क्या रिच था, चंदेल राजवंश में क्या रिच था, लेकिन नेट पे ढूंढता हूँ तो कुछ नहीं मिलता है। एक छोटी सी फोटो नहीं मिलती है अच्छी क्वालिटी की। तो भैया वहाँ से हमको मन में थोड़ा सा हुआ कि यार ये क्या, बहुत बेइज्जती हुई कि हम बुंदेलखंड के हैं। हमारे यहाँ भी हर जगह साउथ का लड़का है, जितने भी आईआईटी वाले हैं उन्होंने साउथ के कल्चर के बड़े बड़े फोटो डाल रखे हैं इंटरनेट पे। हाँ गोपाल दद्दा नमस्कार, नमस्कार दद्दा, आपका आशीर्वाद है दद्दा। तो भैया हमको अंदर से बहुत टीस हुई। फिर हमने तय किया कि हम भी एक वेबसाइट बनाएंगे, और वेबसाइट बनाना शुरू किया, और उसका नाम है बुंदेली झलक। बुंदेली झलक के नाम से हमने पूरा इतिहास, और अभी अपडेट होने वाली है इस महीने में 2 वेबसाइट हैं, bundelizhalak.com, bundelizhalak.in। बुंदेली झलक का यूट्यूब चैनल भी है, बुंदेली झलक की बहुत सी चीज़ें हैं। उस धीरे धीरे हमारे बहुत से मित्र जो जहाँ से मिलता है वो मदद करता है। जैसे ये विनोद जी हैं दतिया से, वो बड़ी मदद करते रहते हैं हमको, लिटरेचर इकट्ठा कर करके हम लोड करते रहते हैं। तो bundelizhalak.in पे सारा लिटरेचर मिलेगा आपको, बुंदेली झलक का, बुंदेलखंड के कल्चर का। और उससे जुड़े हुए लोग, एक हमारा और सर्वे चल रहा है कि ऑनलाइन, कि आप लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं बुंदेलखंड की लोक विधा से जुड़े हुए, वो सब लोग अपना अपना फॉर्म भर के भेजें ताकि एक डायरेक्टरी बन जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे ये जितने भी बुंदेलखंड की सारी विधाएं हैं, लोक विधाएं हैं, उनको नेशनल लेवल पे ले जाऊं, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाऊं। बस थोड़ा थोड़ा मुझे सहयोग चाहिए। जैसे कि बहुत अच्छा गाते हैं ये रामकिशोर मुखिया जी से भी मेरी बात हुई, और परम आदरणीय ये पटेरिया जी से भी मेरी 2-2 घंटे बात होती है। तो भैया जितने भी बुजुर्ग हैं सबसे मेरी बात होती रहती है। पिछले 4 महीने में मैं 10 से 12 घंटे बैठ के लिखता हूँ, यहाँ का इतिहास लिखता हूँ, बुंदेलखंड का जो पुराने राइटर्स ने लिखा है उनको मैं साधारण हिंदी में, बहुत कुछ क्लिष्ट भाषा में है, उनको साधारण कहाँ इंग्लिश में ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी चल रहा है कि कई विदेश के लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि भाई कहाँ है झांसी। वो अपनी मोबाइल पे ढूंढ लेते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। बुंदेलखंड में सिर्फ खजुराहो चले जाते हैं और कहीं, लेकिन बुंदेलखंड में एक से एक जगह है। तो मैं वेबसाइट के माध्यम से ये सब कर रहा हूँ। इसमें छतरपुर से हमारे ये राज पेंटर बहुत सहयोग कर रहे हैं, ये इधर से नौगांव छावनी से हैं, इधर कई जगह से हैं, महेंद्र चादर है, पंकज बुधौलिया है एरज से, ये सब मयंक तिवारी हैं, ये सब बहुत मदद कर रहे हैं हमारी कि बुंदेली झलक में एक ऐसा
चीज़ें आई, कहीं भी फ़ोटो मिलती हैं। अभी हमारे यूट्यूब में भी पढ़ा है और वेबसाइट में पढ़ा है कि जब आषाढ़ में पूजा होती थी तो पूरा गांव मिल जाता है, गांव के बाहर कुल देवता की, गांव देवता की पूजा करते हैं कि प्रभु इस साल अच्छी बारिश हो, और वहीं बैठ के गकरियाँ खाते हैं, गकरियाँ बनाते हैं, प्रसाद लगाते हैं और सब मिल बांट के एक सेलिब्रेशन करते हैं। उसमें सिर्फ घर के लोग ही नहीं रहते हैं, मोहल्ले के रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, वहीं बैठ के। तो कितना अच्छा लगता है कि सब लोग बैठ के कर रहे हैं, भगवान की भी पूजा हो गई और एक सेलिब्रेशन भी हो गया। हमारा कल्चर बुंदेलखंड का बहुत रिच है भैया। पहले हम भी मठा महेरी और लटा सब खाए हुए हैं, वो चीज़ आज नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं, अब बोलते हैं भाई कोरोना आ गया है, जिसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी उसको कोरोना असर नहीं करेगा। हम खा क्या रहे हैं इस समय? अगर हम महुआ खा रहे होते, महुआ का लटा चना भून के खा रहे होते तो भैया ये इम्यूनिटी तो बूस्ट हो जाती। तो थोड़ा हमको बिल्कुल खान पान वैज्ञानिक ढंग से, हमारे बुंदेलखंड का खान पान है भाई साहब, बहुत रिच है। तो उस पर ध्यान देने के लिए काफ़ी काम चल रहा है। और ख़ास बात यह है कि ऐसे में बुज़ुर्गों का बहुत सहयोग रहता है। पहले बुज़ुर्ग लोग ऐसे देखा उन्होंने और बता देते कि नहीं भैया अभी पानी बरसे नहीं जो 3-4 दिन। लोग बोलते हैं नहीं काय बब्बा बादर तो आ रहे, पानी नहीं बरसे, बोल दे। और वाकई में 3-4 दिन तक नहीं, मट्टी सूंघ के बता देते थे कि भैया कैसी फसल होएगी। तो हमारे बुजुर्गों से हमने ये संस्कार नहीं ले पाए हैं, यह बहुत बड़ी गलती हुई है। तो इसलिए भैया बुजुर्गों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आज भी साहित्य के क्षेत्र में बुंदेली झलक को सबसे बड़ी मदद देखिए गुणसागर सत्यार्थी जी हैं, बुजुर्ग हैं, वो मदद करते हैं। श्री महेश कटारे जी सुगम जी हैं, बुंदेली गज़लें लिखते हैं बीना वाले। वो झांसी के ही आपके बहुत उम्दा, बहुत पढ़े लिखे हैं श्री रामशंकर भारती जी, वो मेरी 24 घंटे मदद करते हैं। और उरई के हैं श्री कुमारेंद्र सिंह सेंगर, 2 बार उन्होंने PhD कर ली है, डॉक्टर हो चुके हैं। लेकिन उनका व्यवहार, उनका जो भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। और सच बताऊं कि ब्लॉग लिखना मैंने उन्हीं को देख के ही किया है। 2010-11 से वो ब्लॉग लिख रहे हैं, बुंदेलखंड के आर्ट कल्चर पे वो लिख रहे हैं। तो उनको देख देख के मेरी हिम्मत आई। और सचमुच मैंने जब से कोरोना आया उससे भी 3 महीने से पहले मैंने कोई शूटिंग नहीं की है। सिर्फ एक ही जुनून है कि मुझे बुंदेलखंड का आर्ट कल्चर, बुंदेलखंड में फिल्म इंडस्ट्री कैसे खड़ी कर दूं, और मैं कर रहा हूं। छतरपुर के हैं इस समय प्रोफेसर हैं बहादुर सिंह परमार जी, वो, और ये विनोद जी दतिया से, ये हैं ही बुंदेलखंड कल्चर के ऊपर खूब काम कर रहे हैं। टीकमगढ़ से वो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग। तुम समझ लो कि साहित्यिक शहर है टीकमगढ़, साहित्यिक शहर है ये। तो इन लोगों के साथ भैया हमेशा मैं फ़ोन पे लगा रहता हूँ, बातचीत करता रहता। भैया भाई साहब ये लिखा है, दद्दा ये लिखा है। तो भैया बुज़ुर्गों को पकड़ के रखो, बुज़ुर्ग बहुत काम की चीज़ होते हैं। हम लोग बोल देते हैं कि अरे यार बड़ऊ तुम्हें समझ में नहीं आ रही यार, भैया उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाया है। हमारे एक भारती जी हैं, रमाशंकर भारती जी हैं, उन्होंने हमको एक कहानी सुनाई कि हमारे बब्बा हमारी उंगली पकड़ के पंगत में ले जाते हैं। तो हमारी मदाई बोली कि काहे जब लंगेटा को काहे को ले जा रहे हैं? तो बोले लंगेटा नहीं है, समाज से इंट्रोड्यूस करावे के लाने ले जा रहे हैं कि जो हमारा नाती है, और जो भी देख ले कि समाज में होत का है, कैसी कैसी रिचुअल्स होते हैं, क्या रीति रिवाज हैं, बचपन से जब जानेगा ना तभी बड़ा होकर उनको फॉलो कर पाएगा। तो बचपन में जो जानना है बहुत ज़रूरी है। और मैं भी अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने बड़े भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि अपनी संस्कृति को बिल्कुल बच्चों को उंगली पकड़ के दिखाएं। खाली ये ठीक है पाश्चात्य की तरफ, ठीक है अच्छा है, इंग्लिश पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन इंग्लिश के साथ बुंदेली आपको, हमको भी तब
बहुत ताज्जुब हुआ जब मॉरिशस के एक आदमी ने हमको बताया कि आपको पता है कि तुलसीदास जी से पहले रामायण बुंदेली में लिखी गई है। हमारे तो होश उड़ गए भाई साहब। फिर धीरे धीरे बातचीत हुई। फिर दद्दा गुणसागर सत्यार्थी जी ने बताया कि बिल्कुल बेटा, तुलसीदास जी से पहले बुंदेली में रामायण लिखी जा चुकी है। और गुणसागर जी सत्यार्थी जी के दादाजी जो चिरगांव में ही रहते थे, परम आदरणीय श्रद्धेय मुंशी अजमेरी जी, उन्होंने उस जमाने में बच्चों के लिए रामलीला लिख दी थी। वो अभी भी चिरगांव में है रामलीला बच्चों की। और इस साल चिरगांव की रामलीला में अभी कोशिश की जा रही है कि भी शुरुआत की जाए बच्चों की रामलीला की, बाल रामलीला के लिए भी। क्या हम लोगों को अपने कल्चर, ठीक है हम मुंबई में पहुंच गए हैं, हम 30 साल से भैया एक आध महीना के लाने साल में आउट हैं चिरगांव। बाकी हमारा यहीं गुजरात, बाहर दिल्ली, लखनऊ, मुंबई अब 18 साल से हैं। लेकिन हमने भैया नहीं छोड़ी, बुंदेली नहीं छोड़ी, जो हमारी मताई है, और मताई को कभी नहीं छोड़ो। और जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से बिल्कुल, बुजुर्गों के जब तक पांव पकड़े रहे हैं तो ये बुजुर्गों से कुछ लेते ही रहे, कोई बात नहीं। पेड़ पुराना हो गया तो हो गया, लेकिन छाया देता रहेगा, ऑक्सीजन देता रहेगा भैया। एक कहानी है जो एक मोटिवेटर है सोनू शर्मा, वो सुनाते हैं कि भैया बुजुर्गों की क्या अहमियत क्या है। लोग बोल तो देते हैं कि यार, बुजुर्ग ने कह दी कि भैया हमें भी दिखाइयो कैसे फोटो खिंच जा से मोबाइल से, जो तो मोबाइल है बात करे बेको, तो हम जरूर झड़क देते कि यार है बड़ो तुम्हें नहीं समझ में आया। लेकिन भैया बूढ़े लोगों के पास तर्क शक्ति, उनके अनुभव, एक से एक अनुभव रखेंगे। एक छोटी सी कहानी हम सुनाबो चाह रहे हैं कि एक लड़का हाथों से गए बंगलौर पढ़ रहे थे। वहाँ एक लड़की से उनका प्यार मोहब्बत हो गया। तो भैया बहन ने कही कि ऐसा करो कि हम लोग शादी कर लें। तो भाई लड़का आओ घरे अपने, शादी आदि की बात कही कि हमें पसंद है लड़की, आप लड़की वाले से बात कर लो। भैया अपने तरफ को लड़का और लड़की दो ही। खैर लड़का को बाप तो मान गया हो, लड़की को बाप बड़ी मुश्किल से माना, बोला ठीक है हम शादी करें देखेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त रहे कि ब्याह में एक बूढ़ो आदमी नहीं आओ चाहिए, सब जवान ही जवान आए। तो भैया सब टेंशन में आ गए, बोले यार बिना बुजुर्गन के शादी कैसे हो जाएगी। तो अभी लोग मान गए कि चलो हो जाए, बच्चन की खुशी के लाने कर देते हैं, चलो हो जाए शादी। तो भैया गई बारात जावे के लाने जैसे राछड़ी फिर रही थी, तो लड़का को नाना हाथों से बोला कर भैया हम नहीं माने, हम तो जय हमारे नाती को ब्याह है, हम तो नहीं। और सही बात है, नाना मतलब नाना, और ना सुनने के लाने तैयार नहीं हो, मर जाए हमें तहीं, लेकिन जय अपने नाती के ब्याह में। तो आपने देखो कि शादी ब्याह में एक बक्सा जात है, वो बड़ो सो बा में सामान आमान रथ, जेवर एवर रथ से बोले जा से एक बड़ा बक्सा ले लो, वहाँ में छेद कर दो, नाना हो बई में पेड़ दो, से इनकी भी मन की हो जाए है कि बारात तो जय है। गई बारात भैया सब कछु हो गो, टीका ईका हो गो, बाकी बाद भावरन को दूसरे दिन टाइम आओ तो खबास आ गए। खबास आए जनवासे में, बोले भैया एक शर्त है लड़की वारन की कि अब भावरें तभी पढ़ेंगी जब हमारे इतने गांव में एक नदी है, वह नदी में दूध बहावे। तो टेंशन हो गई, बोले कैसे दूध बहे यार नदी में, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने दूध कहाँ से ले आए हैं, और दूध नदी में बह तो नजर आए तभी हम भावरे पड़े। सब कुछ टेंशन में। दूल्हा बोले यार भैया नाना को तो निकाल लो, अब तो शादी कैंसिल है भी। सब मुँह बनाए नाचे देख रहे, नाना को निकालो। नाना बोले काहे हो गई विदा, चलें? बोले काहे की विदा हो गई? बोले लड़की वाले ने ऐसी शर्त रख दी, सबने मना कर दी, भैया चलो अब समेटो सामान चलें घरे। बोले का शर्त लग दी? बोले तुम्हें क्या पता का शर्त रख दी? बोले फिर भी बताओ तो। बोले कि बिन ने कही है कि जब हमारे गाँव में नदी बहे वहाँ में दूध बहवे तभी हम करें शादी, भावरें पारें। बोले बात तुम्हें लूगर लगे मुड़ी पे। बोले कोनो बात भाई को खबर क्या भी आओ, तो बुलाओ भाई खबास को। सब बुलाओ। बोले का करो? बोलो कछु नहीं, खबास से बोल दो कि तुम पानी निकलवाओ, हमने दूध को इंतजाम कर लो। खबास जैसे ही घरे गो, बोले
कहा भैया, कहा बोले लड़का हुआ है सब, बोले बोले आएंगे कि नदी से पानी कड़वाओ तुम, हमने दूध को इंतजाम कर लो। समझ गए बे, जरूर कोनो बुढ़ा आओ है वो। तो भैया बुजुर्गों का सहयोग, कहाँ कहाँ की चीजें उन लोगों के पास हैं, तो उनका सम्मान करते हुए उनसे चीजें, बहुत पुरानी पुरानी कहानियां भी होंगी, बहुत से प्लॉट होंगे, तो उनसे बिल्कुल हमेशा उनको आगे रखिए बुजुर्गों को। और बस जुट जाइए, बुंदेलखंड कल्चर के लिए जुट जाइए, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के लिए जुट जाइए।